एक छोटी सी कहानी सुनी थी कि एक आदमी मर के पहुंचा तो उसको चुनाव करना था, उसको छूट मिली कि स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, तुम चुन लो। तो स्वर्ग गया और शांति शांति थी, कोई शोरगुल नहीं, आराम से नीरस सा माहौल। और फिर आगे बढ़ा तो देखा डिस्को हो रहा है, नाच गाना चल रहा है, शराब भी चल रही है, ज्ञान की बातें भी चल रही। बोले ये है ना जिंदगी, यहीं रहेंगे। तो उसने नरक का चुनाव किया और वो अंदर गया। अंदर जाते ही उसको काम थमा दिया। बोले बाहर तो इतना अच्छा था, ये अंदर क्या है? बोले वो तो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। तो जितना ये आरटीआई है, लोकायुक्त है, ये झुंझुने हैं जो सर्वोच्च ताकतवर दुनिया में राष्ट्र हैं, विकसित देशों को और विकासशील देशों को दिए और उन्होंने अपनाए। जहाँ न्याय व्यवस्था न्याय नहीं देती है, कुछ नयापन नहीं देती, जो बर्फ की तरह ठंडी हो गई है, जहाँ चीज़ें इतने लंबे दूरी पर हो गई हैं कि लोग कहने लगे हैं जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होती है तो ये अन्याय है। और कई राष्ट्र ऐसे भी हैं दुनिया में जहाँ 50-50 लाख से ज़्यादा केस कोर्ट में पेंडिंग है और वो भी बरसों में। पैसा चुराया था जवानी में और सजा हुई बुढ़ापे में। तो जहाँ ऐसी चीज़ें चल रही हैं वहाँ लोकायुक्त और आरटीआई जो अंततः गत्वा जो लास्ट में न्याय के पास ही जाना है उसके निर्णय, वो झुंझुना नहीं है तो क्या है? इन झुंझुनों की क्या आवश्यकता है अगर आप न्याय व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं? जब न्याय ही अन्याय फैलाने लायक हो, जहाँ इतनी देरी हो कि एक अपराधी पुलिस के अफसर को डराता है एक बार जेल से छूट तो जाने तो तुम्हारी फैमिली तक को देख ले, और वहाँ भी 10 बरस में न्याय न मिले तो अगली बार एक पुलिस का अफसर उस गुंडे बदमाश को क्यों पकड़ेगा? तो क्या ऐसे में न्याय व्यवस्था स्वयं उस अन्याय को फैलाने वाली नहीं है, उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली नहीं है? अब प्रश्न आता है कि कई देशों में न्याय व्यवस्था वही करती है जो संसद या राज्य नियमों को पारित करते हैं, और राज्य नियमों को पारित करते हैं। राज्य में प्रतिनिधि कौन होते हैं? जनता के। तो घूम फिर के बात आती है कि जनता ने कैसे प्रतिनिधि चुने जो उस व्यवस्था को जहाँ न्याय नहीं मिलता उसको बनाए रखे हुए। तो घूम फिर के बात आती है हमारे ऊपर। आप तो आप अगर साहसी हैं इस दिशा में कदम, और कई लोग जो साहसी हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे कोर्ट बना लिए, फिर उनको तथाकथित न्याय व्यवस्था वाले लोग बोलते हैं ये तो गोरिल्ला लोगों का कोर्ट है, इसको ठीक है मान्यता नहीं भी दी जानी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आप 2-2 महीने की छुट्टी और ऊंची तनख्वाह लेके अपना काम कर रहे हैं? उसकी जरूरत क्यों मालूम पड़ी? तो सबसे पहले हमें देखना होगा, अगर हम अपने देश की बात करें या दूसरे मुल्कों की बात करें, तो जैसा हमने पहले कहा कि स्वतंत्र हो, जिम्मेदार हो, साहसी हो, तब जाके आगे बढ़ेंगे तो अपने नियम अपने हिसाब से। स्वतंत्रता वही है जिसमें 100 का तंत्र चले। अगर आज एक देश में दूसरे देशों के, अगर आज भारत में वही नियम चलते हैं जो ब्रिटेन ने बनाए थे, कहते हैं ना कि जिसका सिक्का चलता है उसी का राज्य चलता है, परोक्ष और अपरोक्ष, जिसके नियम चलते हैं उसका शासन। तो आज भी अगर भारत में अंग्रेजी नियम चल रहे हैं तो भारत स्वतंत्र कैसे? इस पर सोचना। आपके अपने नियम हैं, लोग कहेंगे कि हमने उनको मॉडिफाई कर दिया और अपनी सील ठप्पा लगा दी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अंग्रेजी राज्य ठीक था अगर वही नियम चलाने हैं तो परिवर्तन की क्या जरूरत थी? तो सरकार को और हम सबको बैठ के अपने हिसाब से, अपने आबो हवा के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से नियम बनाने होंगे। और वो जरूरी नहीं है कि भारत में जो नियम है वो अरब में हो और वही फिनलैंड या ऑस्ट्रेलिया में। वो जियोग्राफिकल कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ नियम सार्वभौमिक हो सकते हैं, लेकिन हर इलाके के लोगों को बैठ के अपने नियमों को खुद चुनना होगा, निर्धारण करना। तब सरकार कुछ कहती है उसका मतलब, तब तक
सरकार खुद भी एक तिलिस्म में डूबी हुई रहेगी, न्याय व्यवस्था भी और जनता भी। तब तक ये कहना कि हम भ्रष्टाचार मुक्त होके व्यवस्था देंगे, ये ऐसा ही होगा कि उसी पेड़ पे खड़े होके कहेंगे इसको हम काटें। जिस नियमों से चुनाव होते हैं, जिस तरह से चीजें चलती हैं, और जहां आप पहुंच गए हैं, आपकी आवाज की अगर दम है तो आप जैसे भी पहुंचे हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम उन नियमों को नहीं चलाए रख सकते हैं जो नियम भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, पनपाते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए कितने भी अच्छे लोग आते हैं, अगर व्यवस्था खराब रहती है तो धीरे धीरे वो उसमें बंध जाते हैं। कुछ दिनों तक तुमको लगेगा कि ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति आया तो चीजें ठीक हुई, तो सिस्टम में कुछ दिन तक बदलाव होता है, लेकिन फिर चूंकि नियम वैसे ही रहते हैं तो आदमी वैसा होता है। एक कहावत है शायद गुजरात में कि मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, कायदे वही रहते हैं, फक्त दीवारें बदल जाती हैं। अगर ऐसा है, अगर हमको मुक्ति चाहिए मरने के बाद या मरने के पहले भी, स्वतंत्रता चाहिए, तो हमको घर की दीवारें बदलनी, उन नियमों को हमको देखना होगा जो नियम हमको संचालित करते हैं या बाधित करते हैं या हमें रोकते हैं या हमें विकास की दिशा में ले जाते हैं, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, परिवार के, समाज के या राष्ट्र। कुछ दिन पहले तक हमको लगता था कि राष्ट्र बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये पक्का है कि अगर हम सीढ़ियों को लांघेंगे तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सीढ़ी वही है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र। तो हमको समाज को ठीक करना है, और समाज में चाहे वो बनियों का समाज हो, ब्राह्मणों का हो, क्षत्रिय का हो, शूद्र का हो, या इस्लाम का हो, बौद्ध का हो, क्रिश्चियन का हो, हिंदुओं का हो, जैन का हो, पारसी का हो। और चूंकि हम सारे जीव प्रकृति से जुड़े होते हैं तो आस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, और धर्म के लिए आस्था, तो सारे लोग धर्म से जुड़े होते हैं। तो शायद हम बोल रहे हैं, लेकिन ये पक्का है कि धर्म स्थान ही अगर सक्रिय हो और आधार की भूमिका निभाए, शीर्ष की नहीं, शीर्ष राजनीति ही है। पूर्व में कई बार ऐसा हुआ कि धर्म ने राज्य की भूमिका निभानी शुरू की और गलतियां हुई पश्चिम में। जब पोप ने कहा कि राष्ट्र हमारे अंडर में चलेगा तो गलती। धर्म आधार है और आधार की भूमिका ही निभानी चाहिए। तब जब हम जुड़े रहेंगे धर्म से, तब जब चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अपने समाज को जोड़ने में, उसको सही दिशा में अग्रसित करने में, पथ प्रदर्शित करने में कार्यरत हुए, तब जो कदम राष्ट्र उठाएगा, हो सकता तब कदम उठाने की जरूरत ही न पड़े। पहले से ही लोग भ्रष्टाचार से मुक्त रहे, उनका आचरण ठीक रहे, उतना ही जितना आटे में नमक की जरूरत होती, जैसा आध्यात्मिक के बारे में हमने आपको कहा, उतना ही भ्रष्टाचार जरूरी है, उससे ज़्यादा लोग ना रहे। तो जब धर्म और धार्मिक केंद्र अपनी भूमिका निर्वाह करेंगे, तब शायद राष्ट्र को ये करने की जरूरत ही ना हो।